and a very warm welcome back to my channel. So today uh, I'll be doing the complete arithmetic revision classes, and it might be getting completed in this one only, or rather I'll make a part 2, and it is not going to be more than that. Okay, so we are going to keep it minimal, and also we are going to be completing the whole syllabus. Okay, and we are going to be keeping it in a way that everything is covered, and at the same time we are able to understand all the things, okay, all the concepts. So I've already created the lecture videos on complete arithmetic classes, okay, so you can watch them out. Okay, they are available on the YouTube. All the latest videos of complete arithmetic I have posted there. Okay, so I have completed the whole arithmetic section, plus I have also completed from advanced complete geometry. Okay, and I have touched upon the formulas etc of mensuration, so you can check them out. And in mensuration I have written and are discussed both the formulas of 2D as well as 3D, so you can just give it a try, and by using this only you can solve many questions. So this is how we have already proceeded, and now we are going to be starting up with our lecture. So I'll be starting up with the percentages part. So बहुत easy सा क्वेश्चन है कि सक्सेसिव का है कि 33 1/3% किसी का कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है, ठीक है, किस में सेल्स में रिडक्शन हुआ है। तो अब सेल्स अगर कम हो गई है, क्यों हुई है? क्योंकि आइटम का जो प्राइस था वो 12 1/2% से इंक्रीज़ हुआ था, इसलिए सेल्स कम हो गई है, ठीक है। तो अब आपको बताना है परसेंटेज चेंज, पहले और अब में परसेंटेज डेली सेल्स का चेंज बताना है आपको, कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो बहुत ईजी, हम कैसे करते थे, 1/3 है इसका, और इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, 12 1/2 का 1/8। पहले 3 रुपये की आइटम थी, अब 2 रुपये की हो गई, 8 रुपये की थी, 9 रुपये का प्राइस हो गया था। तो 824 से 18, तो यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, ठीक है, 6 का चेंज आ रहा है कितने पे। या फिर आप एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल कर देते हैं। ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, तो जाएगा 4:3, यानी कि 4 से 3 बढ़ रहा है, एक पे कितने पे, 4 पे बढ़ रहा है। पहले 4 था, अब एक उससे कम हो रहा है। 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है आपको वो पता ही होगा, तो फ्रैक्शन लिख लो या फिर इसको इंटू 100 करके लिख दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन उसको वो है, और किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं उसका पूरा एक बना रखा है मैंने, तो मैं उसको ही अभी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये ओवरऑल वाला कर लेते हैं। एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल्स को परचेज़ किया है, कितने रुपीज़ में, 7364 रुपीज़ में, ठीक है। एंड उसको परचेज़ किया है, और सोल्ड कितने में किया है, सोल्ड किया है 2/5, मतलब दो 5 आर्टिकल्स को सॉल्व किया है 13% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब उसने बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट देयर इज़ अ ओवरऑल 19% का प्रॉफिट। यानी कि अगर उसे 2/5 आइटम्स 13% पे बेच दिया है, तो रिमेनिंग उसको 3/5
19% पे बेचनी है, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दो आइटम्स को मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूँ 13 के प्रॉफिट में, है ना। तो यानी कि मैंने 26 रुपये में ऑलरेडी बेच दी है। अब मुझे 3 आइटम्स को कितने प्रॉफिट में बेचना है ताकि मुझे एंड में आंसर क्या मिले, ठीक है, ताकि मेरे को एंड में क्या मिले, जिससे कि क्या हो, मेरा जो ओवरऑल 5 आइटम्स का प्रॉफिट है वो कितना हो गया हो मेरे पास 95, ठीक है। तो अगर ये 95 है और ये 26 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 69, यानी कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 69 आ जाए। तो 23 दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो यानी कि रिमेनिंग वो जो 3/5 है वो 23% पे बेचेगा ताकि उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 19% का हो गया हो। तो ये आपका आंसर हो गया। टेस्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। एक टेस्ट है जिसमें कि टोटल 142 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब उसने बोला है कि जैसी आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 71 क्वेश्चंस करेक्टली। पहले 71 क्वेश्चंस को उसमें 40% उसने करेक्ट किए, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 71 थे उसमें से इसने करेक्टली नहीं करा है, ठीक है। दीज आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत कर दिए, ठीक है। जो उसका ओवरऑल रहा परफॉर्मेंस वो रहा उसका 60% का, ठीक है। और अच्छा सॉरी, ओवरऑल अगर हमें 60% चाहिए, 60% का उसका परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसने कितने और क्वेश्चन सही करने हैं कि 40% तो करेक्ट सही कर ही चुका है, और कितने परसेंट करने हैं जिससे कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस का उसका रेशो है या परसेंटेज है वो आ जाए 60%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ 142 क्वेश्चन है मेरे पास टोटल, उसमें से मेरे पास 2 में डिवीजन हुआ है, यानी कि 71 और 71 में, यानी कि 1:1 में हुआ है, एक तरीके से 50-50%। यानी कि अगर एक क्वेश्चन को इसने 40% के हिसाब से किया है तो इसने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, ठीक है। अभी अगले रेशो 1 को किस एक्स से करेगा ताकि जो इसको ओवरऑल आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो 120, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 80, यानी कि रिमेनिंग इसको 80% से करना पड़ेगा, है ना। 80% की एक्यूरेसी से करना पड़ेगा ताकि इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना आ जाए, 60%, ठीक है। एक मैन ने अपनी जितनी भी इनकम आती है उसके पास, उसको कुछ सर्टेन पार्ट सेव किया है ताकि वो 1 साल में 1 ईयर में एक कार को ख़रीद सके, ठीक है। अब उसने बोला है कि कितना परसेंट उसको सेविंग्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वो एक के बजाय केवल 9 मंथ्स में अपनी कार को ख़रीद सके, ठीक है। तो पहले वो 12 महीने में एक्स अमाउंट सेव कर रहा था, अब उसको 9 महीने में वाई अमाउंट सेव करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, यानी कि 4x = 3y, ठीक है। यानी कि x अपॉन में y = 3/4, यानी कि पहले वो 3 की सेविंग कर रहा था, उसे 4 की करनी पड़ेगी, है ना, 4 की करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा, यानी कि उसको नॉट इक्वल टू नहीं है, 33 1/3% से अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा
ताकि वो इस कार को 9 महीने में ही बाय कर सके। ठीक है, अगर एक शुगर है, ठीक है, शुगर का प्राइस पहले 30% से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब अगर प्राइस का होगा तो हाउस वाइफ ने कंजप्शन बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी उसने बढ़ा दिया 10% से इंक्रीज़ कर दिया कंजप्शन। ठीक है, तो सॉरी ये मत करो, उसको ऐसे समझो कि 10% की गिरावट आई है किसमें, प्राइस में। ठीक है, अब उसको कंजप्शन कितना परसेंट इंक्रीज़ करे ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है ओवरऑल, जितना वो खर्चा करिए वो 10% से ज़्यादा ना हो, तो उसको कितना कंजम्पशन करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसमें हमेशा क्या करती हूँ, 100 प्राइस मान लेती हूँ इसको। अगर ये 100 पहले ये अगर 130 अगर 30 से कम हो रहा है दैट मीन्स ये 70 है, और अब इसको 110 के हिसाब से कंज्यूम करवाना है हमें, उससे ज़्यादा नहीं करवाना है, तो बीच का कितना डिफरेंस रहा, तो आप कहोगे इस पे बीच में कितना रह गया मेरे पास, कितना डिफरेंस रह गया मेरे पास, 40 का रह गया है, कितने पे रह गया है, 70 पे रह गया है। तो अगर 4/7 की फ्रैक्शन देखोगे तो 57 1/7%, यानी कि इसको 57 1/7% अपना कंजप्शन रखना होगा, इतना परसेंट रखना होगा ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ ना करे। ठीक है, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, अगर मैंने एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है मैंने उसको इंक्रीज़ किया है कितने से, बाय 200%, 200% से इंक्रीज़ कर दिया है किसी को भी। ठीक है, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर बाय 350%, डिनोमिनेटर जो है उसको मैंने कर दिया है 350% से इंक्रीज़। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो मेरे पास एक फ्रैक्शन है x/y, इसमें x में मैंने अगर मान लो पहले 100 थी, ठीक है, इस पे से अगर मैंने 200% बढ़ा दिए, यानी कि 200 और ऐड कर दिए तो 300 हो गया है ना, यानी कि मैंने 300% का इजाफा कर दिया है। ठीक है, 100 में, और यहाँ पे मैंने कितने का करा है, यहाँ पे मैंने 450 रुपये का कर दिया है 100 पे, है ना। तो अब इसको अगर आप करोगे तो यही से यही कट रहा है। ठीक है, और ये आपके एक जा रहा है ना, तो ये 2/3 आ रहा है हमारे पास। तो और यहाँ पर इसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसके बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ रही है वो आ रही है आपकी 5/12। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू है किसके इक्वल, 5/12 के। ठीक है, अच्छा तो ये एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है। हंड्रेड से 100 तो मैं यहीं पे कट कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप देखोगे इसको अभी हटाओ, ठीक है, तो 5/12 के इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा जा रहा है 6 पे, ये मेरा जा रहा है 9 पे, है ना, या फिर 5 से। देखो यहाँ पे आप करोगे ना काटा पीटी तो आपको 5/8 मिलेगा। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
इलेक्शंस वाले थोड़े से करके देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। एक कैंडिडेट इज़ गेटिंग 60% ऑफ द वोट, ओके। एक कैंडिडेट, अगर मान लो टोटल 100 हैं पीपल, तो उसमें से अगर 60 वोट्स एक कैंडिडेट को मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग के वोट्स यानी कि 40 वोट्स दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे, है ना। अब वो कह रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो है कितने की, 14,000 की, ठीक है। 14,000 की मेजॉरिटी है। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो मतलब ये कितने वोट से विन हुआ है, ठीक है, वॉन बाय 14,000 वोट्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 2 वोट्स है ना, 2 वोट से जीता है, जिसकी वैल्यू मुझे 14,000 दे रखी है, यानी कि इससे 700 गुना ज़्यादा, है ना, 7,000 गुना ज़्यादा। तो अब वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स जो कि विनिंग कैंडिडेट्स के द्वारा है, तो ये भी इससे 7,000 गुना ज़्यादा, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 42,000, यानी कि विनिंग कैंडिडेट्स के पास 42,000 के करीब वोट्स आए होंगे, ठीक है। ये तो इजी था, इसी टाइप से वो पूछ लेते हैं। इनवैलिड भी कर देते हैं थोड़े से वोट्स, है ना। तो इनवैलिड वाला करा दूँ अगर मैं, तो ऐसे मान लो कि जैसे कि मान लो कि 20% वोट्स इनवैलिड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक तरीके से करा रही हूँ, VALID, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास 100 वोट्स थे, उसमें से अगर 20% इनवैलिड है, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 80 वोट्स, है ना। तो मैं 80 पे गेम खेलूँगी अपना। 80 में से एक को 60% वोट मिले हैं, एक कैंडिडेट को 40% वोट मिला है, ठीक है। तो आप इसका 60 का, इसको आप 100% मान लोगे, है ना, ठीक है। उसी हिसाब से आप फिर इसको निकाल लोगे, है ना। अब अगर आप देखोगे इसमें विनिंग परसेंटेज आ रही है दोनों के बीच का 20%, है ना। अब अगर उसने मेरे को 20% की वैल्यू दे रखी है 6400, यानी कि ये इससे हो जाएगा 32 टाइम्स एक्स्ट्रा, है ना। तो यानी कि अब वो पूछ रहा है कि टोटल वोट्स जो कि वैलिड थे वो कितने रहे होंगे, ठीक है। तो वैलिड वोट्स कैसे काउंट करेंगे हम, इसको भी इंटू 32 टाइम्स कर देंगे, है ना, ठीक है। 8 2 16, तो ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। ये थे टोटल वैलिड वोट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस तरीके से भी आ जाता है, ठीक है। तो आप उसको भी ऐसे देख सकते हो। अब देखो टेस्ट वाले में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कैंडिडेट है, उसने 30% मार्क्स स्कोर करे हैं, लेकिन वो फेल हो रहा है, कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, फेल बाय 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स उसके पास कम रह गए हैं। वाइल अनदर कैंडिडेट जो कि 40% स्कोर कर रहा है, वो पास हुआ है, ठीक है, कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि जितने भी पासिंग मार्क्स थे उससे वो 10 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया, और ओवरऑल उसने 40% का परफॉर्मेंस दिखाया है। तो वो आपको कह रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना के क्वेश्चंस को लिख रही हूँ, ताकि क्वेश्चन भी आप लोग को दिख जाए और फिर ये भी समझ आ जाए कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 30% मानूँ कि 5 मार्क्स से, वो 30% में अगर मैं 5 नंबर और ऐड कर देती तो मेरा वो इक्वल टू हो जाता किसके, 40 में से 10 नंबर माइनस 10% अगर मैं माइनस कर देती उसके, है ना। 40% में से अगर मैं 10 मार्क्स माइनस कर देती, परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे, तो वो उसके इक्वल हो जाता, तो मुझे यहाँ पे मिनिमम मार्क्स मिल जाते हैं,
ठीक है। अब मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रही हूँ, ये सब आपका कंसेप्ट अगर वैसे जनरल नॉलेज से, जनरल लॉजिक से समझोगे तो भी समझ आ जाएगा। अदरवाइज जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस बना दी अब तो यार मैथ्स पे, तो आपको वही देखनी पड़ेगी जाकर। मैं डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर सिर्फ रिविजन ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 30 में 5 ऐड होएगा तो परसेंट को एक साथ में ले आऊँगी मैं, तो 70% की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 15, है ना, ठीक है। सॉरी, नॉट 70%, 10%, बिकॉज ये माइनस होगा, है ना। तो 10% की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। अगर 10 की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू क्या होएगी मेरे पास, 15 इंटू 100/10, है ना, यानी कि 150। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये वैसे नहीं है तरीका, एक और रुको, इसको हटाओ, इससे आपका आंसर सही नहीं आएगा। और ये मैंने इसीलिए एक्चुअली में किया था ताकि आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि ये तरीका नहीं है। अब देखो मेरे को 10% की वैल्यू मिल गई है 15, है ना। अब मेरे को उसने बोला था कि मेरे को 30% में 5 नंबर और ऐड करने हैं, या फिर अगर 40% में 10 माइनस करूँगी तो मुझे मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 150 नंबर का जो आंसर निकाला है वो आपने किसका निकाला है, वो आपने 100% की वैल्यू निकाली है, यानी कि टोटल मार्क्स की। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया ना वो आपको बताना है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम मार्क्स, तो वो कैसे निकालोगे, तो उसमें आपको यही करना है कि क्वेश्चन में, अब देखो ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि मेरे को पता है कि ये यहाँ पे आप बहुत लोग यही चीज़ करोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। तो देखते हैं, इसमें डाल देते हैं वैल्यू, है ना। पहले मैं 30% की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर 10 की वैल्यू है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 3, है ना। और 30 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 45। और अगर इसमें मैं 5 नंबर और ऐड कर दूँगी तो मुझे मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स थे मेरे पास 50। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, और देख लेते हैं। चलो इस टाइप का देख लो कि एक आदमी है, उसकी एनुअल इनकम, ओके, दैट ही हैज़ टू पे, वो 12% से आपकी घट कर हो गई है 10%, ठीक है। ही नाउ पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स, ठीक है। अब वो 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब उसने बोला है व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड इनकम टैक्स, कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, देखो पहले वो 12% का देता था, यानी कि कुछ भी अमाउंट रहता होगा उसका 12% को इनकम टैक्स देता था, और अब उसी अमाउंट को, वो अमाउंट उस पर सैलरी कम हुई है उस पर वो 10% का दे रहा है ना। तो मेरे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ से मेरे पास A/B की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 10/12 विच इज़ इक्वल टू 5/6, है ना। यानी कि एक का इंक्रीमेंट हुआ है, एक का इंक्रीमेंट हुआ है। और उसने बोला है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अगर उसमें आप बी की वैल्यू देख रहे हो तो बी का जब हमने 10% निकाला है तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है ना। अब b इंटू 10/100 इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। तो ये कटेगा तो मुझे b की वैल्यू मिल रही है 10, यहाँ एक ज़ीरो जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर अगर मेरे पास, यार एक काम करो, अभी इस क्वेश्चन को ना एक बार स्किप करो, इसमें मुझे ना वैल्यूज़ की गड़बड़ लग रही है, एक बार स्किप कर देते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, ठीक है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ पे भी हमको लगता है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे, उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। करते जाएंगे जब तक हमें लगता है कि अब अच्छी रिविज़न हो गई है।
एक मैन है, वो कुछ कस्टमर्स को हाफ स्टॉक एप्पल बेच रहा है। ये मैंने आपको एप्पल वाले क्वेश्चन करा दिए हैं ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हो, दोबारा नहीं करा रही हूँ ये, ठीक है। जिसमें आप n इंटू 2+1 करते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सब समझा चुकी हूँ आपको। ए बी वाला भी ज़रूरी, एक बी वाला कर लेते हैं चलो। 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, देन क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, देन b% ऑफ 20 इज़ सेम एज डैश, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ये मुझे दे रखा है। अब मैं इसमें लेट कर सकती हूँ ए इक्वल्स टू 100, तो 5% ऑफ ए यानी कि ये ए का 5% है ना। तो अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी लिख लो, ऑप्शंस की इसमें भूमिका है। तो ए से हम लिखेंगे 20% ऑफ ए बाई 2, बी ऑप्शन है 50% ऑफ ए बाई 2, सी ऑप्शन है 20% ऑफ ए बाई 2। अभी हम यही ऑप्शन रखते हैं, तो आप समझ जाएंगे, फिर कुछ भी हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास ए है, ठीक है, तो ए है, तो 5% ऑफ ए इज़ 5, तो 5 बी की वैल्यू हो गई मेरे पास, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, अगर बी की वैल्यू 5 है मेरे पास, है ना। तो अगर मेरे पास b% ऑफ 20 निकालना है, b परसेंट ऑफ 20 है ना, तो b क्या है मेरा 5% ऑफ 20 कितना होता है, 5% ऑफ 20 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 आएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब आपको ये देखना है, तो अब आपको इस ऑप्शन में ये देखना है कि 1 किस में आंसर आ रहा है। अगर मैं सब में देख लूँगी, 20% कितना होता है, 1/5 इंटू ए बाई 2, ए बाई 2 क्या है, 100/2 इज़ 50, सो इट इज़ गिविंग मी 10, है ना। ऐसे ही इसको अगर मैं देखूँगी तो 1/2 इंटू 50 विच इज़ गिविंग मी, नहीं आएगा 1, और ऐसे ही 1/5, इसको a/20 कर लो, इंटू ए इज़ 50/20, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे, जिसमें भी आंसर जो है आपका 1 आएगा, वो आपका आंसर होगा, है ना। इनकम वाले कर सकते हो कि सुधा है, वो 15% सेव कर रही है अपने इनकम का, ठीक है। और इफ़र एक्सपेंडिचर, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय 20%, और जो उसकी सेविंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं बाय 60%। तो उसकी इनकम का इंक्रीज़ कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब आप कैसे कर सकते हैं, देखो 15%, अगर मैं इनकम उसकी 100 रुपये मान लो, ठीक है, अगर, या फिर मैं कोई ऐसा नंबर मान लूँ, देखो अगर वो 15% कर रही है सेव, 100 में से 15 सेव कर रही है, राइट। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगी तो 3/20, यानी कि अगर मेरी इनकम अगर 20 रुपये है, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, इनकम्स अगर 20 रुपये है तो मैं 3 रुपये सेव कर रही हूँ, ठीक है, 3 रुपये सेव कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर रहा होगा 17 रुपये का। अब उसने बोला है कि मैंने एक्सपेंडिचर में जो इजाफा किया है वो किया है 20% का, ठीक है। तो अगर मैं इस पर अगर 20% बढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं 340 रुपये अब यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और सेविंग्स को मैं 60% बना रही हूँ,
180 करूँ तो इनकम कितनी रही होगी, तो आप यहाँ से देख लोगे। देखो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 520 की इनकम रही होगी। तो उसने बोला है अब कितने का इजाफा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो परसेंटेज यानी कि इसमें हम कितना परसेंट ऐड करें कि ये आ जाए, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 इंटू x% इज इक्वल टू 520। तो x% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 520/20, है ना। तो कट ही रहा है ना। तो कितने के 26% का इजाफा हुआ है किसमें, इनकम में। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई एम श्योर ये मैंने क्वेश्चंस आपको पहले नहीं कराए हैं, या कराए भी हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है। राम परचेजेस 6 ब्लैक बॉल्स। इसने क्या करा है, 6 ब्लैक बॉल्स को परचेज किया है, ठीक है। एंड x वाइट बॉल्स, x अमाउंट ऑफ वाइट बॉल्स इसने ली हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द ब्लैक बॉल इज़ 5/2, इसका प्राइस जो है वो 5/2 है किसका, वाइट बॉल का, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल द क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज, इसने क्या किया, एक मिस्टेक करी है और नंबर ऑफ बॉल्स को इसने इंटरचेंज कर दिया जो कि ब्लैक और वाइट थी, ठीक है। ड्यू टू दिस जो टोटल बिल बना है उसमें इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट बाय 45%, ठीक है। तो आपको बताना है x कितना है, यानी कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर मेरे पास ब्लैक है और अगर मेरे पास वाइट है, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्लैक बॉल्स हैं वो एक्चुअल में जब 6 हैं और ये x है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास 6 हैं तो ये x है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो प्राइस है, प्राइस मेरे पास है 5/2, यानी कि अगर वाइट बॉल्स का प्राइस अगर 2 रुपये है तो इसका प्राइस है 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गया, यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गया, है ना। तो अब मैं इसको हम कैसे करते हैं, अब उसने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसका प्राइस इसमें डाल दिया और इसका इसमें डाल दिया, ठीक है। तो उसने मिस्टेक करी है ये वाली, ठीक है, क्लर्क ने, कि इसका प्राइस डाल दिया और अमाउंट इसका, प्राइस इसका, अमाउंट इसका, प्राइस इसका, अमाउंट इसका, इसने इंटरचेंज कर दिया। तो अब अगर मैं ये समझूँ कि जिसने मिस्टेक की है, ठीक है, मिस्टेक जो की है वो इसने ऐसे किया है कि 5x है ना, जो 12 यहाँ से तो देखो 12 आ रहा है, प्लस इसमें जो 5x इसने ऐड किया है, ठीक है। तो उसमें इसने यहाँ पे मिस्टेक करी है, ठीक है। तो बिल जो पहले ओरिजिनल जो मेरा बन रहा था उससे 45 गुना ज़्यादा बन रहा है, तो मैं ओरिजिनल को 100 मान लेती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल मान लेती हूँ 100 है, तो इससे 45 गुना ज़्यादा बनेगा, है ना। तो ओरिजिनल जो था मेरा, तो ओरिजिनल मेरा क्या आना चाहिए था यहाँ पे, 30 = 2x आना चाहिए था, 30 + 2x आना चाहिए था, है ना। लेकिन अब मेरा मिस्टेक से ये बन रहा है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इन इक्वेशंस को दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको अगर करोगे, इनको डिवाइड कर दो, तो फिर आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से आपको 20/29 मिलेगा, है ना, 20/29 मिलेगा। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि 29 को अगर मैं 30 + 2x = 20, 12 + 5x ये लिखती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि कितनी वाइट बॉल्स थी, 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करवाए थे, है ना।
तो इंस्टॉलमेंट का मैंने पूरा अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो मैं उसको भी यहाँ पे नहीं छेड़ रही हूँ दोबारा से, ठीक है। आप उसको देखना एक बार जाके। बाकी आप रेशो और परसेंटेज में हम मोस्टली बहुत चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, और मैं आपको एक बार रेशो परसेंटेज में प्रोपोर्शंस और ये सब एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मिल जाए, है ना। अगर आपको मान लो 2 रेशोज़ दी हुई हैं, आपको अगर ऐसे दिया है ए रेशो बी क्वेश्चन में और बी रेशो सी दे रखा है हमको, ए रेशो बी की वैल्यू है 3:4, बी रेशो सी की वैल्यू है 2:7, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताना है कि मेरे पास ए रेशो सी क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी होता है, कैसे बता देते हैं, जो कट रहा है वो काट दो। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 3:14, है ना। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी बताना है तब कैसे बताते हो, देखो ए रेशो बी रेशो सी, ए और बी की वैल्यू मेरे को 3:4 दे रखी थी, और बी और सी की वैल्यू मेरे को 2:7 दे रखी थी। तो जो नहीं है उसको यहाँ पे डाल दो रेशो में, जो इधर है उसको यहाँ डाल दो, है ना। तो ये आ जाएगा 28 रेशो 8 रेशो 6, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। या तो आप इस पर कटिंग भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी फर्दर कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3:4:14, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। देखो आप इससे भी कर सकते हो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे b और b इक्वल है ना, तो मेरे को इसको ये बनाने के लिए इंटू 2 करना है, तो मैं इसको भी इंटू 2 कर दूँगी, है ना, इक्वल बनाने के लिए, और इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3:4 यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं मान लो, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा 3:4:14, है ना। तो इससे भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट वेज होते हैं करने के, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स और डेप्थ्स ऑफ दिस थिंग, ओके। चलो आगे का देखते हैं। किस टाइप से आप कर सकते हो। अगर देखो रेशो ही पड़ रहा है तो इसी में इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है फिर, है ना। अगर देखो, अगर एक 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 मैन है, उसने उसके 5 बेटे हैं, ठीक है, 5 सन्स 4 डॉटर्स और 2 नेफ्यूज़ के लिए उसने कुछ अमाउंट छोड़ा, ठीक है। इफ़ ईच डॉटर गेट्स 4 टाइम द डैट ऑफ नेफ्यू, जो डॉटर है वो 4 टाइम्स ऑफ नेफ्यू है, एक नेफ्यू इज इक्वल टू 4 डॉटर्स, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, 1 नेफ्यू इज इक्वल टू 4, या 4 नेफ्यू इज इक्वल टू 1 डॉटर, ये आएगा, है ना। हाँ ठीक है। अब उसने बोला है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच डॉटर, अमाउंट ऑफ ईच डॉटर, दैट मीन्स एक डॉटर का अमाउंट कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले तो सन, डॉटर्स और नेफ्यूज़ 3 का रेशो बना लो। 5 सन है, 4 डॉटर है, 1 नेफ्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्सो हमें डॉटर और नेफ्यू का एक और रेशो दिया हुआ है हमको, जो कि दिया हुआ है 4, अगर डॉटर्स 4 है तो नेफ्यू 1 है ना। तो अगर 4 डॉटर्स 4 के बराबर ले रही है तो यहाँ पे 16 लेंगी, ठीक है। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, अगर ये 16 है, ठीक है, और ऐसे ही जो 5 सन है, ठीक है, अगर एक सन 5 का है तो यहाँ पे 25 हो गया, और नेफ्यू 2 हैं तो 2 हो गया। तो मेरे पास एक ये रेशो बन के आया है। अब अगर मैं इसका कैलकुलेटेड वैल्यू लगाऊँ तो 43 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में एक्चुअल में 8,600 रुपीज़ दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था।
तो अगर इसकी वैल्यू 8600 रुपीज़ है, ठीक है, तो ये एक की वैल्यू कितनी होगी, इससे 200 गुना ज़्यादा है ना। तो अगर ये इससे 200 गुना ज़्यादा है तो उसने बोला है एक डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा, है ना। तो एक डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा, अगर 200 गुना ज़्यादा है तो एक डॉटर अगर 4 की वैल्यू रखती है तो इसको अगर हम इंटू 200 कर देंगे तो 800 रुपये आ जाएगा, यानी कि 800 रुपये मिलेंगे एक डॉटर को, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आ रही होगी। यार ये डायमंड वाला क्वेश्चन भी एक कर लो, ये पहले पूछते थे, पता नहीं अब पूछेंगे कि नहीं, बट देखिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड्स वेराइज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि जितना वेट है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उतना उसका अमाउंट होगा, ठीक है, डायमंड का। अब एक डायमंड था, उसको हमने 4 डायमंड्स में छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ देयर वेट्स इज 1:2:3:4, ये उनका वेट है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वॉज। अब ये ब्रेकिंग की वजह से एक लॉस हुआ है, और लॉस कितने रुपए का हुआ है, ₹70,000 का, ठीक है। तो वो कह रहा है आपको कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड, ओरिजिनल डायमंड का प्राइस क्या होगा, ठीक है, क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको देखो हिंट मिलेगी इससे, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। अगर मेरे पास रेशो है 1:2:3:4, अगर मेरे पास ये रेशियो है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ, है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझको एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 1+4+9+16, है ना। तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी देखूँ तो ये 10 आ रहा है ना, ये 10 आ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस अगर 10 का, अगर मैं अकॉर्डिंग टू अपना ओरिजिनल देख रही हूँ, है ना, तो मेरा ओरिजिनल में जैसे कि अगर 10 था तो 10 का स्क्वायर यानी कि ये रहा होगा, है ना। अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, 100, ठीक है, तो 100 रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अगर इक्वल, तो मेरे पास 30 आ गया, है ना। तो यहाँ पे मुझे 30 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल रहा है 30 कप स्क्वायर करने के बाद, और ये ओरिजिनल का है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अगर तो मेरे पास ये 100 रुपये था, ठीक है, इससे मेरे पास अब वैल्यू जो घट रहा है वो 30 रुपये हो गया है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे 70 हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 70 नहीं है, 70,000 है, यानी कि इससे 1000 टाइम्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ओरिजिनल डायमंड की वैल्यू क्या रही होगी, 1,00,000, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक ये अर्थ पे लैंड और वाटर रेशो वाला एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक कर लो, ठीक है, पहले आता था ये भी। सो वी नेवर नो, क्या वापस से पूछ लेते हैं हम लोग। 1:2 है, ठीक है। कह रहे हैं लैंड और वाटर का, लैंड और वाटर का अर्थ पे रेशो है 1:2, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है और अच्छा ये टोटल है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इसका 2:3, ठीक है। अब वो कह रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में कितना है, ये टोटल है, टोटल अर्थ पे। तो वो पूछ रहा है कि सदर्न हेमिस्फेयर में कितना रहेगा, तो कैसे करेंगे। अगर मेरे को टोटल दिया है लैंड और वाटर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। मेरे को टोटल दिया हुआ है 1:2, ठीक है। मैं इसको एक एक ज़ीरो लगा देती हूँ जस्ट टू ईज आउट द कैलकुलेशंस। तो टोटल अगर देखूँ लैंड और वाटर का रेशो, तो टोटल मेरा कितना है, 30 है ना। अगर टोटल 30 है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का निकालना है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मेरे को ऑलरेडी 2:3 गिवन है, ठीक है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो अगर मेरे पास टोटल 30 है, तो अगर हम इनको 15-15 से मान लें, है ना, तो ये अगर 2:3 है, ठीक है, यानी कि ये मिलाकर 5 है, इसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 15 होनी चाहिए, तो इंटू 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटू 3 करूँगी तो 6 आएगा, यहाँ पे इंटू 3 करूँगी तो 9 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक रेशो आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 6:9। अब अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको एक रेशो मिलेगा लैंड और वाटर का, दैट इज़ गोइंग टू बी 4:11। ओके, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न में से टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर माइनस में टोटल कर देंगे तो आपको सदर्न हेमिस्फेयर का मिल जाएगा, क्या। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू। अभी कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्ड 36 लीटर्स ऑफ मिल्क, एक कंटेनर में है, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर फ्रॉम दिस कंटेनर 12 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, इसको बाहर निकाला, ठीक है, एंड इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। अब दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 1 मोर टाइम, जिसको हमने 1 मोर टाइम एक बार और रिपीट कर दिया, ठीक है। नाउ हाउ मच वाटर इज इन द कंटेनर, हाउ मच वाटर, अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो हम कैसे करते हैं इसको। मान लो टोटल था मेरे पास 36 पहले इनिशियली, फिर अब मैंने उसमें से 12 कर दिया, तो मेरे पास एक तरीके से 1/3 का फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। पहले मिल्क और वाटर का अगर हम देखें रेशियो, तो मेरे पास जो मिल्क था वो 3 था, वाटर था वो 2 था, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को अब मैंने क्या किया, एक बार और रिपीट कर दिया, तो अगर एक बार और रिपीट कर दिया तो मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ, ठीक है। इसी रेशो में तो बाहर निकला होगा अभी भी, तो ये मेरे पास आ गया इतना 9 और 4, ठीक है। अब वो कह रहा है जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिल्क की वो 9 नहीं थी, वो कितनी थी 36 लीटर, यानी कि इससे 4 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो वाटर भी 4 टाइम्स एक्स्ट्रा निकलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 16, यानी कि अब जो वाटर रहा होगा, ठीक है, अब जो ये हम मिल्क की बात कर रहे थे, तो अब आपको अगर वाटर निकालना है, तो अगर 9 से 4 रह गया मिक्सचर में, तो वाटर कितना ऐड हुआ होगा, मिल्क की क्वांटिटी अगर 9 से 4 रह गई है तो इसमें कितनी ऐड हुई होगी, 5, है ना। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है ये 36 है, इससे 4 गुना ज़्यादा, तो मिल्क भी इससे सॉरी वाटर भी इससे 4 गुना ज़्यादा 20 लीटर रहा होगा। थोड़ा ग्लिच आ गए थे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी आती है आपको, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, देखो अगर मेरे को दिया है 12 और 18 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसकी अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, एक होती है देखो, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ ओल्ड वीडियोज़ में, बट एक बार जल्दी से बता देती हूँ। तो फोर्थ वाला है, जैसे कि A:B:C:D है, अगर तो D मेरी फोर्थ प्रोपोर्शन है और C मेरी थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है।
तो अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को 12 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? 18 और इसको मान लेंगे x। एक्चुअल में ये होता है ना, जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपको ये ऐसे ही रहेगा जो सेकेंड जैसा है। अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो हम जब और तो मैं ज़्यादा यार मेरे को डिटेल में जाना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं घुस गई हूँ। अगर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? यही होगा, है ना। ये फोर्थ प्रोपोर्शन तो यही होगा मेरा, है ना। ये थर्ड प्रोपोर्शन होगा अगर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं a रेशो b रेशो c में अगर मेरे को मान लो कोई भी वैल्यू दी होती है, तो मेरे को नेक्स्ट पार्ट में b रेशो c की वैल्यू दी होती है ना, कुछ ऐसा होता है। तो आप देखेंगे ये जो b है ये 2 बार आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम सेकेंड वाली वैल्यू को एक बार लिख देते हैं और थर्ड वाले को हम x मान लेते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो अगर ये मैं करूँगी इसको तो ये तो 12 रेशो 18 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 18 बाय x हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपको 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18 मिलेगा। तो 18 इंटू 18 अपॉन 12 हो जाएगा x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 27। तो यानी कि मेरी जो थर्ड प्रोपोर्शन रहेगी वो क्या रहेगी? 27। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम अरिथमेटिक आज डिस्कस कर रहे हैं पूरा, ठीक है। वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है तो आपको थोड़ा, मैं सोचूँ एक ही में मेरे सारी चीज़ें हो जाए ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी पर। अच्छा, एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक है, उस पर क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा अलग चलते हैं। अगर इसका एक तरीका होता है करने का, अगर वो बोल रहा है इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर x हमने सब्ट्रैक्ट किया है हर एक वैल्यू में से, किस में से? 21 में से, 22 में से, 60 में से और 64 में से, ठीक है। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाद में जो नंबर मिल रहे हैं वो मेरे को एक प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन? अब आपको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन यानी कि मिडल वाला मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और 7x प्लस 8 का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेंस के लेवल का है। तो देखो अगर ये दिया हुआ है ना हमको, है ना, तो अगर मैंने इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है ना, ठीक है, अगर मेरे को इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी कि जैसे 21 है, 22 है, 60 है, 64 है, तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप है ना, इन दोनों के बीच में अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। तो अगर मैं 21 माइनस एक्स, ठीक है, कर रही हूँ, ठीक है, अब अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इस वाले गैप को भी 4 टाइम्स होएगा, है ना, ये भी 4 टाइम्स होगा। तो मैं कैसे लिखूँगी? 21 माइनस एक्स को 4 टाइम्स, ठीक है, प्रोपोर्शन में है किसके? 60 माइनस एक्स के, ठीक है, इसी तरीके से लिखूँगी, ये इक्वेशन बनेगी मेरी। आई होप आप इसको पॉइंट को समझ पा रहे हो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 84 माइनस 60 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर 8 मिल रहा है तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गई है किसकी? x की। अब मेरे को मीन प्रोपोर्शन में पुट करना है, किसमें? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मेरे को क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर मैं x प्लस 1 करूँ और 7x प्लस 8 करूँ, है ना, तो x प्लस 1 मेरे को 9 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू डाल के, एडी वैल्यू डाल के 64 मिलेगा, ठीक है। 8 प्लस 8 इज, तो
अब अगर हम लिखेंगे तो ये 9/x इक्वल्स टू x/4, तो x² इज इक्वल टू 9 इंटू 64, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज 12, है ना, सॉरी तो ये आपका आंसर आ गया। चलो टाइम एंड वर्क कर लेते हैं अब, है ना। चलो एक आपको फ्रैक्शन वाला टाइम एंड वर्क करवाती हूँ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए प्लस बी ने 8 दिन में काम ख़त्म कर लेना है, ठीक है। बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days, ठीक है। वाइल सी प्लस ए कैन डू इट इन 8 4/7 days, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो देखो ये अब फ्रैक्शन में आ गया है, तो अब हम कैसे करते हैं, देखो मेरे को ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक बार इरेज कर रही हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ सॉल्व करना। तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, देखो अगर आप इसको देखोगे तो 56 57 ये आ जाएगा 60/7, राइट। तो आप क्या करो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। अभी देखो आप 60 24 और 8 का एलसीएम क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 120, ठीक है। 120 के हिसाब से इन दोनों को करो तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे ये इंटू 15 टाइम्स होगा, ये इंटू 5 टाइम्स होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, इंटू अगर आपको 120 से करना है तो आपको 120/60 इंटू 7 ये होएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 ये आएगा, ठीक है। तो ये इंटू 14 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको एक मिल गया है, एक 34, है ना। अब ये जो 34 है ये मेरा टोटल इनका है। अब उसने सी अलोन का पूछा है, तो ए प्लस बी बी प्लस सी तो सब दिए हुए हैं, तो मेरे को 2a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, कितना 34, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा मेरे पास 34/2, ठीक है। तो 34/2 करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। अब 17 जो है ये a प्लस बी प्लस सी का है, जिसपे a प्लस बी का अगर 15 है तो c का कितना हो गया 15 16 17 2 हो गया। तो अगर टोटल काम 34 है उसको मैं 2 की रफ्तार से करूँगी, है ना, c की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी टोटल काम 120 है उसको मैं 2 की रफ्तार से करूँगी, तो उसको 60 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी, तो मेरा आंसर होगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैंने पहले समझा रखे हैं, तो अगर वो नहीं देखे हैं वीडियोस तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई है, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत डायरेक्ट तरीके से कर रही हूँ, ऑल्दो मैं बहुत जगह समझा भी रही हूँ बट बहुत डायरेक्ट तरीके से कर रही हूँ, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले मेरे ओल्ड वीडियोस देखना, ओल्ड भी नहीं है वो बहुत अभी रिसेंट के हैं सारे, ठीक है। ओल्ड मतलब कि अभी से जो पहले मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं उनको देखना, उसमें मैंने अरिथमेटिक ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करा रखा है, एक बार देखना जाके, फिर इन क्वेश्चंस को करना। अगर आपकी अरिथमेटिक को भी होल्ड है ना तो आई थिंक आपके लिए ईजियर हो जाएगा टास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क, एक्स डेज में ए ने लेफ्ट कर दिया, ए ने काम छोड़ दिया, एंड द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 9 days, 9 days में पूरा काम, ठीक है, पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, एक्स इज इक्वल टू वाट, ठीक है। इफ ए एंड बी completed their work, A completed their work in 10 days and B completed their work in 15 days, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 10 और 15 तो यहीं से मिल रहा है, अगर मैं टोटल काम देखूँ तो 30 हो रहा है यहाँ पे, ये 3 की रफ्तार से कर रहा है, ये 2 की रफ्तार से कर रहा है, दोनों मिलके 5 की रफ्तार से कर रहे हैं। अब इसने बोला कि बी ने पूरा काम किया, राइट, तो बी ए छोड़ के गया तो बी ने पूरा काम किया होगा, तो बी ने अगर
बी ने अगर 9 डेज काम किया यानी कि 2 × 9 यानी कि 18 काम तो इसने करा है ना। अब रिमेनिंग कितना है, 30 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12। तो अब 12 काम बचा है, ठीक है, 12 वर्क बचा है। तो ए ने कितने दिन में छोड़ा होगा, ए ने अगर 12 काम करना है 3 की रफ्तार से तो उसने 4 दिन में ये करके फिर छोड़ गया होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैन वुमेन वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6 मैन प्लस 8 वुमेन दोनों मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब 26 मैन मिलते हैं और साथ में 48 वुमेन मिलती हैं तो काम जो है वो 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब 7M प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, तो अगर मेरे पास 6 मैन प्लस 8 वुमेन मिलके काम 10 दिन में कर रहे हैं, वो इक्वल टू है 26 मैन प्लस 48 वुमेन जितना 2 दिन में कर रही हैं उसके, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 60 मैन प्लस 80 वुमेन इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको 5 कर दो, इसको 1 कर दो, तो आप यहाँ से छोटी इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा। अच्छा यार, अब 2 तो हट गया ना, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ये वही है ना कि एक साथ बैठ के थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, प्लीज़ पार्डन फॉर दैट, ठीक है। अब इनको इधर उधर करोगे तो आपको मिलेगा 4 विमेन इज इक्वल टू 8 मैन। आपको एक स्ट्रेंथ मिल गई कि भैया जो काम 4 वुमेन मिलके करती है वो 8 मैन करते हैं, सॉरी 8 वुमेन और 4 मैन करते हैं। ये हो गया आपकी एक एफिशिएंसी का रेशो आ गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैन अगर 4 काम कर रहे हैं तो वुमेन जो है उतने में 8 काम करेंगी, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि मेरे को ये बता दो, तो 7 × 8 प्लस 6 × 4 ये हो जाएगा, है ना। तो अगर आप टोटल वर्क देखोगे और ये आपका टोटल आ जाएगा, देखो 7 8 ज़ा 56 प्लस 24 80, टोटल 80 है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क कितना है, अगर मैं इसमें 6 इंटू मैन की एफिशिएंसी है 4 प्लस 8 इंटू 8 24 4 4 88, ठीक है। तो 88 इंटू 1 सेकेंड, आप एक काम करो यार, अगर आप इसको 440/80 करोगे तो ये आएगा नहीं, रुको, इसको ना आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर ये सब हटाओ एक बार, बिकॉज ना ये इसलिए गड़बड़ हो रही है, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया है। हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं एक बार ना, फिर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास आ जाएगा 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमन बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास 6 × 1 प्लस 8 × 2 इंटू होल 10, है ना। 6 1 6 प्लस 8 2 16 32, है ना। सिक्स इंटू 2 प्लस 8 × 1 12 प्लस 8 इस 20, 20 इंटू 10 इस 200। तो टोटल काम मेरे पास 200 है। अब मेरे को 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 16 14
तो जाएगा 14 + 6। तो अगर 20 की रफ्तार से 200 काम होगा तो ये आपका 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा रेशो को ना सिंप्लीफाई कर लेना जहाँ पे भी आपको लगे कि कर सकते हो, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज ना थोड़ा आंसर जो है वो गड़बड़ घोटाला में आ जाता है। कोई अच्छा सा कलर चाहिए यार। ये दिख रहा है ना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अगर कुछ अलग सा आता है कि अगर कुछ ज़्यादा वो है, जैसे कि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 मैन है, ठीक है, और वो 16 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 32 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है मैन कितने आदमी हैं इंटू कितने दिन है इंटू कितने आवर्स है, टाइम है, अपॉन में कितना वर्क है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो अगर आपको 22 मैन दिए हुए हैं, ठीक है, 16 दिन में काम कर रहे हैं, है ना, उनका काम जो है अब अपॉन में 1 आएगा बिकॉज दोनों का वर्क सेम है। 32 मैन कितने दिन में काम करे, तो बस इसको 32 से कर दो, 11 दिन में। आंसर बस इतना सा करना है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये कलर विजिबल अच्छे से नहीं है, तो आई मूव बैक टू माय ओरिजिनल कलर्स, है ना। रेड पे चलता है, रेड तो बेस्ट ही दिखता है। अब रिवीजन कर ले रहे हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस का। एक कंसेप्ट होता है लेट अर्ली और लेट लेट और अर्ली अर्ली। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है, तो इसको रिवाइज करने के लिए ये वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन कर रहा है। एक पर्सन है हु हैज़ टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, ही फाइंड्स दैट ही विल बी 17 मिनट्स लेट 17 मिनट्स लेट इफ ही वॉक्स एट 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 3 मिनट्स अर्लियर if he walks at 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ना, इन दोनों में अगर आपको एक लेट और अर्ली का मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर लेट और अर्ली है तो ऐड करना है आपको, लेट लेट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अर्ली अर्ली है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड करना है। अब देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 17 + 3 20 मिनट, यानी कि टोटल उसका जितना भी गैप पीरियड हो रहा है दोनों स्पीड्स के बीच में, वो 20 मिनट का हो रहा है। तो अगर मेरे पास 9 किलोमीटर पर आवर है और 10 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों को मिलाकर अगर मेरा डिस्टेंस 90 है तो ये 10 के हिसाब से चल रहा है, ये 9 के हिसाब से चल रहा है, राइट। तो इसको यहाँ पे 10 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे इसको 9 आवर्स लगेंगे, यानी कि एक घंटे का, यानी कि 60 मिनट का गैप है। अगर 60 मिनट का गैप है, मेरे के अकॉर्डिंग ये 20 मिनट का गैप है, यानी कि मैं इसको 60 × 20 अपॉन 20 करूँगी तभी मेरे को 60 मिलेगा, राइट। तो इंटू 1/20 यही करना पड़ेगा मेरे को, है ना, इंटू 20 बाय या फिर आप सिंपली इसको लिख सकते हैं इंटू 1/3 करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को इंटू 1/3 करना पड़ेगा, तो मेरे को 60 मिनट्स मिल जाएगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो डिस्टेंस होगा ये भी 1/3 हो जाएगा, तो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्वेश्चन कराया है इस वाले कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए।
अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए आ गया, एवरेज स्पीड का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब इसका एक तरीका भी होता है, देखो अगर मान लो एक ए है और एक बी है, अगर ए इधर आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, अगर 40 है 60 है, डिस्टेंस 120 आ गया, तो 4 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ठीक है, तो सॉरी ये 3 गुना हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया, है ना। तो अगर ये इस तरीके से हुआ है तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरा है 120 अपॉन में टोटल टाइम इज़ 3 + 2, सो दिस इज़ गिविंग यू 2। अब देखो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्यों करना होता है, बिकॉज इसके लिए जितना डिस्टेंस पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने में उतना ही इसके लिए भी पड़ेगा। अगर एक साइड का 200, अगर एक साइड का 120 है तो उसको भी 120 डाल करना है, तो 240/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगला करते हैं, इसके बाद इस पेज को हम चेंज करेंगे बिकॉज इसमें सारा फिलअप हो चुका है, ठीक है। चलो a person covers a certain distance at a speed of 60 kilometer per hours plus stoppages. Now if he travels the same distance at a speed of 40 kilometer per hour, then how many minutes or hours does he stop? ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर इसने 40 का ट्रैवल किया है और 60 से चल रहा है स्टॉपेज के साथ, तो यानी कि जो स्टॉपेज की इंटेंसिटी रही होगी वो रही होगी 20, टोटल डिस्टेंस था मेरा 60, ठीक है, यानी कि 1/3 का इसका रेस्ट हो गया है, रेस्टिंग टाइम हो गया है ना। अगर 1/3 का रेस्ट हो गया, अगर मैं आवर्स में ले रही हूँ इसको, तो 1/3 का अगर रेस्टिंग टाइम है यानी कि टोटल डिस्टेंस रहा होगा 3, उसमें इसने 1 मिनट का रेस्ट लिया है। अगर 1/3 का रेस्ट है, अगर ये आवर्स में इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगी, तो मुझको क्या मिलेगा, 20 मिनट्स मिलेगा, यानी कि जो रेस्टिंग पीरियड रहा होगा वो 20 मिनट्स का रहा होगा। अब एक बस वाला भी आपको करा रही हूँ बिकॉज ये भी एक अलग सा कंसेप्ट है। तो एक बस टर्मिनल पे एक विद अ स्पीड ऑफ 2 बसेस हैं, दोनों की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इंटरवल पीरियड है आपका 10 मिनट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन, एक मैन आ रहा है, ये सब बस का कंसेप्ट था, ठीक है। अब एक मैन आ रहा है, मैन जो है वो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द बस टर्मिनल ही मीट्स द बसेस एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, तो फाइंड द स्पीड, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग बॉय या मैन जो भी है, मैन और बस, इसका एक रेशो बना लेंगे, ठीक है। अगर मेरे को ये 10 का इंटरवल दे रहा है, अगर टोटल इंटरवल मान लो 10 का है, उसमें से 8 का मैन खींच रहा है ना, बॉय खींच रहा है, अगर 8 का, अगर ज़्यादा वाला इंटरवल 8 का ही खींच रहा है तो बॉय जो लेगा वो 10 का लेगा, है ना, 2 का लेगा, तो इसकी टोटल वैल्यू जो जाएगी 10 मिनट की हो जाएगी, राइट। तो मेरे पास एक रेशो बन के आया 8:2, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ फर्दर तो 1:4 आ रहा है,
अब वो मेरे को कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन। तो आप कैसे निकालोगे? देखो आपको स्पीड ऑफ द बस पता है 20 किलोमीटर पर आवर, इससे 5 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो इसकी भी कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैन और वाला आता है, इसमें आपका बुलेट और साउंड वाला भी आ जाता है। ठीक है, वो कहता है कि 33 मिनट के इंटरवल पे जो है वो साउंड आई है किस वो है आपका टोटल जिसपे ट्रेन चल रही है। ठीक है, और जो गन की साउंड आ रही है, गन की साउंड आ रही है ना, वो 30 मिनट के इंटरवल पे आ रही है। तो आपको अब देखो ट्रेन और बुलेट का आप लोग क्या कर लोगे, एक रेशो बना लोगे। ठीक है, अब आपको स्पीड ऑफ द बुलेट निकालनी है तो कैसे करोगे? अगर टोटल 33 है उसमें से 30 ये ले रही है, राइट? तो अगर 30 मेरा ये ले रही है तो 3 मेरा बुलेट ले रही होगी, बिकॉज बुलेट की जो स्पीड होती है वो बहुत लेस होती है, राइट? स्पीड हाई होती है, तो इसको 30 बना लो, इसको 3 बना लो। और अगर टाइम करोगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, है ना? अब वो कह रहा है कि आपको स्पीड निकालनी है तो टाइम का रेशो मत बनाओ फिर, है ना? तो आप एक काम करो, इसी का रेशो बना लो, तो आपको 1:10 मिल रहा है, राइट? तो 1:10 मिल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि अगर इसकी स्पीड आपकी 25 किलोमीटर पर आवर दी हुई है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 250। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका या फिर वे टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं एक बार पेज चेंज कर रही हूँ। चलिए, कैट और वाला भी करा देता हूँ। 2 एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है। ठीक है, कैट अगर 5 लीप ले रही है वो डॉग के 4 लीप्स के बराबर है, और पर डॉग के जो 3 लीप्स है वो कैट के 4 लीप्स के बराबर है। इनको क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। यह आ जाएगा आपका 15:16। तो जो डॉग है वो 16 की रफ्तार से चल रहा है, तो इन दोनों का रेशो बताना था, तो यही आंसर होगा एक तरीके से, है ना? ये आपका था क्या? रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब पोल वाला भी कर लें, पोल वाला भी कर लेते हैं। मंकी और पोल वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बहुत बार अभी तक भी बहुत अच्छे से कभी भी कहीं पे भी आपसे पूछ लेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरे को पूछता है कि एक मंकी है, ये ग्रीस्ड पोल से असेंड हो रहा है, 12 मीटर का टोटल पोल है। ठीक है, 12 मीटर का मेरे पास एक पोल है, वो 2 मीटर जा रहा है पहले मिनट में और 1 मीटर को स्लिप कर रहा है, यानी कि टोटल वो 1 ही मीटर चल रहा है कितने मिनट में? फर्स्ट मिनट में, एंड देन स्लिप्ड 1 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट, 2 मिनट्स में, है ना? तो 2 मिनट्स में 1 मीटर चल रहा है। अब वो बोल रहा है इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज एंड ही ट्रैवल्स ऑन, देन हाउ मच मिनट टाइम इन मिनट वुड बी टेकन टू रीच द टॉप ऑफ द पोल। तो टॉप पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। देखो अगर 1 मीटर में 2 मिनट चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको इससे लेसर वैल्यू कौन सी आएगी? इससे लेसर वैल्यू आएगी 5 पे, है ना? तो आप क्या करेंगे? अच्छा सॉरी, इस पर लेनी है तो इससे लेसर वैल्यू ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटू 10 करती हूँ तो ये 10 मीटर चल जाएगा कितनी देर में चल जाएगा? ये 20 मिनट में, है ना? अब इसको नेक्स्ट मीटर चलना है, 10 मीटर चल चुका है। अब ये स्लिप तो होगा नहीं, राइट? स्लिप नहीं होगा, स्लिप ये तब होता है जब पहले 2 मीटर चले जाता है। तो अब इसमें इसको 2 मीटर ही और चलना है ना, तो 2 मीटर और चलेगा नेक्स्ट 1 मिनट में, है ना? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 21 मिनट्स। 21 मिनट्स में पूरा पोल क्लाइंब कर लेगा। एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि ही रन्स एट अ हॉर्स एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट एवरी 7 किलोमीटर, हर 7 किलोमीटर के कंप्लीशन पे
द हॉर्स स्टेज फॉर 6 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स, तो 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमको कवर करना है, तो कितना टाइम ले लेगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे इसको कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 90, चल वो एक आवर में 18 किलोमीटर है, तो 18, तो 5 आवर्स का टाइम ले रहा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घंटे, है ना। तो 5 घंटे लग रहा है, लेकिन ये 6 मिनट्स का इसमें रेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट ले रहा है तो इसको 1 मिनट स्किप करेंगे, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, सो आई विल जस्ट स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स की तरफ चलते हैं, और उसमें एक आपका एक ऑल्टरनेटिव वाला होता है, राइट। तो हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मल वाले तो आई थिंक आप लोगों से हो ही जाएंगे, थोड़ा सा हमको जो समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, एक पाइप है एक्स, वो एक टैंक को 20 घंटे में भर देता है, ठीक है। एंड पाइप वाई कैन फिल द टैंक इन 35 आवर्स, ठीक है। बोथ पाइप्स आर ओपन ऑन द ऑल्टरनेट आवर्स, ठीक है। पाइप वाई इज ओपन फर्स्ट, ठीक है। यू हैव टू फिल हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल, ठीक है। ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो, अगर मेरे पास 20 और 35 दे रखा है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूँगी तो मेरे को 140 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 7 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो ये दोनों मिला के कैपेसिटी इनकी +11 की है, ठीक है। पहले ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों को, तो ये 2 आवर्स में 11 की भर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 11 का भर रहे हैं, तो अगर ये 11 का भर रहे हैं 2 घंटे में, तो इनको अब मेरे को कितने का भरवाना है। वाई को फर्स्ट में ओपन किया, मुझे जो है वो टोटल भरवाना है इनसे कि ये कितने टाइम में टैंक को फुल कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं 11 ये भर रहा है, तो 11 और 140 भरवाना है, तो मैं अगर 11 इंटू 132 है ना, तो 132 अगर लूँ तो 11 इंटू 12 करूँगी, तो ये मेरा 24 घंटे में 132 लीटर्स भर देगा। अब वाई पहले आएगा 4 की रफ्तार से, है ना, तो इसमें 4 और ऐड कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर्स में, ठीक है। और अगले 1 घंटे में, ठीक है, +1 होएगा, यानी कि 25 में ये ऐड कर देगा, इसमें 136 है ना। अब 4 और बचा है, तो 4 अभी 7 जो है वो 4/7 टाइम से इसको कंप्लीट कर देगा, तो मेरा जो टोटल टैंक भरेगा 25 4/7 मिनट्स में भरेगा, सॉरी आवर्स में। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा सा ट्रेन के कंसेप्ट पे आ रही हूँ, ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर मैंने
मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको 5/18 से, और अगर वाइस वर्सा करना है, ठीक है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 18/5 से। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसी टाइम तुरंत 5/18 करेंगे, तुरंत चेंज करेंगे सबसे पहले। देखो, एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को, पहली बात तो वो 60 kmph से रन करती है, ठीक है, एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन सी सेकेंड्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है, टाइम है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 200 मीटर, 200 मीटर लेंथ है जिसको मैं डी मान रही हूँ, एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ 300 मीटर, 300 मीटर जो है वो 300 + 200 टोटल 500 मीटर की लेंथ हो जाएगी, किसकी, ट्रेन की, है ना। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 300। तो उसने बोला है कि टाइम बता दो कितना होगा, यानी कि सी। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको टाइम निकालना है, राइट। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको स्पीड सेकंड्स में, आपको टाइम निकालना है किस में, सेकंड्स में। ये किलोमीटर पर आवर में है ना। पहले तो आप डिस्टेंस लिख लो 500 अपॉन में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 × 5 × 18 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कम अगर आप करोगे तो ये जाएगा आपका 5 पे, ये जाएगा आपका 100 पे, ये जाएगा आपका 20 पे। तो आपका जो टाइम लगेगा वो आपको लगेगा कितना, मतलब ट्रेन को लगेगा कितना, 20 सेकेंड्स। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इस कंसेप्ट को ले सकते हो। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि ट्रेन क्रॉसेस अ वन पिलर ऑफ टेलीग्राफ एट अ बीच व्हाट आई एम सेइंग ब्रिज। ठीक है, एक टेलीग्राफ और ब्रिज को क्रॉस कर रही है 264 मीटर का इन 8 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स ब्रिज, और एक टेलीग्राफ जो कि 8 सेकेंड में वो क्रॉस कर रही है। ठीक है, नाउ अब आपको बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और आपको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है, किसका, ब्रिज का। मेरे पास ट्रेन का डिस्टेंस नहीं है। जब ट्रेन ले रही है 8 सेकेंड्स, ठीक है, तब ट्रेन और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मुझको लग रहे हैं 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 264 है, जो कि मुझे गिवन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 12 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि जो 264 की वैल्यू है वो है 12। ठीक है, तो मेरे पास एक की वैल्यू 1 सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख लो, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 264/12, है ना। तो 12 2 24, 12 2 24, तो यानी कि 1 सेकेंड में वो 22 मिनट्स, 1 सेकेंड में 22 मिनट्स कवर, 22 मीटर्स कवर कर रही है। मीटर पर सेकेंड में आ गया ये मेरा। ठीक है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 79.2 kmph, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है कि एक ट्रेन क्रॉस कर रही है 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन को, और एक 164 मीटर लॉन्ग स्टेशन को। ठीक है, इन 16 एंड 12 सेकेंड्स, इसको ये 16 सेकेंड्स में कर रही है। ठीक है, और इसको ये 12 सेकेंड्स में कर रही है। वो कह रहा है
कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे जा रहा है 56, यहाँ पे जा रहा है 4, यानी कि 4 सेकेंड्स में ये 56 किलोमीटर्स को या 56 मीटर्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा। अब देखो हमने ऊपर कैसे किया था, 22 मीटर में 1 सेकंड निकाल लिया था, इससे भी 1 सेकंड निकाल लेंगे। 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 56/4, दैट इज़ 14 मीटर। 1 सेकंड में 14 मीटर कवर कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि 14 MPS इसकी स्पीड आ गई। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो आप लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आ गया, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो ट्रेन की एक ट्रेन की लेंथ होगी, मैं उसको टी मान लेती हूँ। उसमें जब 108 का ब्रिज ऐड हुआ, अब मैं इसे इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 16, बट अभी ये एक फॉर्मूला जो बन रहा है डिस्टेंस का बन रहा है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस 108, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज़ 14 इंटू टाइम इज़ कितना लग रहा था उसमें, उसको टाइम लग रहा है 12, है ना। बच्चे इसको एक काम करो, इसको अपोजिट कर लेना, मैंने गलती से 16 ऊपर लिख दिया, ये 12 है, ये 16 है। क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप टाइम इज इक्वल टू 14 इंटू 12 माइनस 108 ये कर लेंगे, तो आंसर आपको मिलेगा 60 मीटर्स। Two trains of equal lengths are running on parallel tracks in the opposite direction। अभी रिलेटिव का आ गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड 85 किलोमीटर पर आवर। They cross each other at 6 seconds. Find the length of the each train। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। देखो अगर एक 65 से कर रही है, एक 85 से कर रही है, अपोजिट में करता है ना, जब अपोजिट में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, हमारा जो डिस्टेंस है वो ऐड होगा, ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो 5 और 5 इज़ 10, ओके, 10, 8 और 150 है ना, तो 150 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड मिला के है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 150 इंटू 6। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो तो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, 5/18, है ना। तो इसको 5/18 कर दो, तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक डिस्टेंस आएगा 250, जो कि आपके पास दोनों का आ रहा है, इसको आपको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक का आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये दो ट्रेन्स का डिस्टेंस था। तो इसी के साथ हमारा मेजर अरिथमेटिक का पोर्शन जो है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब हमने ये रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहते हैं मैं एक प्रॉफिट लॉस का भी बना दूँ, ऑल्दो मैं बना चुकी हूँ एक वीडियो, तो आप उसको रिवीजन के रूप में ही देख सकते हो, वो भी रिवीजन था। इसमें मैंने मोस्टली आपके सारे के सारे जो अरिथमेटिक रहता है अपार्ट फ्रॉम CI एंड प्रॉफिट लॉस,
मैंने सब कवर कर लिया है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय.